हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है टाइम सेवर कोर्स के अंदर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर त्रिकोणमिति, अनुपात व सर्वसमीकरण, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े, जैसे हमने मूलभूत गणित पढ़ा, हमने लॉगरिथम पढ़ा, हमने द्विघात पढ़ा, है ना। इन सारे चैप्टर्स में आपने जो बेसिक चीज क्या पाई कि ये जो है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे उनके सॉल्यूशन के लिए ये एक तरह का टूल्स की तरह काम करते हैं। इनफैक्ट द्विघात के अंदर भी हमने रैशनल इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। सिमिलरली जैसे त्रिकोणमिति आ जाएगा तो त्रिकोणमिति के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है कि सर इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए, अपने को इसका एक तरीका है, क्या है कि हम सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिख लें। ठीक है, ये चैप्टर अगर आप IIT JEE का पेपर उठा के देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से कम आपका 70% पेपर भरा होता है। अब ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है, तो सवालों को खूबसूरत बनाने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा रहा है। अब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके आने चाहिए और उसी से हमारा आगे के जो चैप्टर्स है उन पर मदद मिलती चलेगी। तो मैंने आपको जैसे इस टाइम सेवर कोर्स को स्टार्ट करते वक्त बोला था, क्या बोला था कि भाई आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनको अच्छे से करते जाना, क्योंकि अगले चैप्टर में उन चैप्टरों का मैं प्रयोग करता चलूंगा। जैसे इस चैप्टर के अंदर मैं द्विघात का भी प्रयोग करूंगा, इस चैप्टर के अंदर रैशनल इनइक्वालिटी का भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमको फॉर्मूलों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और साथ ही साथ इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हम उन फॉर्मूलों को यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से, कितने तरीकों से उसको यूज किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो यहां आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चों के साथ ये रहता है कि सर हम फॉर्मूले भूल जाते हैं बेटा, तो यहां जितने फॉर्मूले मैं लिखता चलूं, यानी आप जब भी मेरे वीडियो को देखें और आप जब भी इसको पाएंगे कि एक सर ने फॉर्मूला लिखा है, आपको वो फॉर्मूला लिखना है और अपने घर की दीवार पर कहीं पर भी चिपका देना जहां आपकी नजर लगातार पढ़ती रहती है, क्योंकि बार बार देखेंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और ये फॉर्मूले लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा प्रश्न भी आएगा जहां 1 को हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखना होगा। तो ये सब हमको सवालों से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि लोग इसको क्योंकि इसको कर नहीं पाते इसलिए उनके लिए बोरियत हो जाती है, लेकिन आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। मैं कोशिश करूंगा इसको बनाने की इंटरेस्टिंग। चलिए, तो जो सबसे पहली बात है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। वास्तविकता में देखा जाए तो उसी शब्द से शायद ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई होगी, लेकिन वैसे इसका मतलब होता है ट्रिग मतलब आपके 3, ठीक है, और गोनों का मतलब होता है आपका एंगल, और ये जो आपका बाद में लिखा है मेरिक, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का में 3 कोणों का जो मेजरमेंट है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं हम। बेसिक चीजें फटाफट करते चलेंगे जो आपको आता है। फर्स्ट है कोणों को मापने के निकाय। कोणों को मापने के निकाय, द सिस्टम विच इज यूज्ड टू मेजर एंगल। मैं ज्यादा इसमें मतलब अगर अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, ठीक है ना, क्योंकि इस पर सच कुछ ही नहीं है आपको जो नहीं आता हो। तो कोणों के मापने का जो निकाय है ना बेटा, वो 3 तरह का है। पहला सिस्टम जो कहलाता है ना, वो कहलाता है आपका डिग्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डिग्री सिस्टम। और ये आपने बहुत करा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री सिस्टम होता है। दूसरा जो सिस्टम होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ठीक है। डिग्री जो था ये मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि इनको ब्रिटिश मैथमेटिशियंस ने बनाया था, तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ।
ग्रेड सिस्टम जो था वो बनाया गया फ्रांसीसी मैथमेटिशियंस की वजह से, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, और हम ये नहीं बोलेंगे ये गलत था, ठीक है, बट ये पॉपुलर नहीं हुआ। एंड द थर्ड सिस्टम विच वी यूज वो है सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम, ठीक है। डिग्री और रेडियन में हम ज्यादा काम करते हैं बेटा, इसको अपन क्या करते हैं इसी में समझ लेते हैं, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। डिग्री सिस्टम क्या कहता है, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपका एक राइट एंगल है, क्या है, एक राइट एंगल था। अब आप तो राइट एंगल को जानते हो कि 90 डिग्री होता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, इस राइट एंगल जो था, ये जो एंगल था, इसको उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर पाए। कौन, ये जो आपके ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे। और उन्होंने क्या कहा कि हर एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा, हर एक पार्ट 1 डिग्री होगा। इसीलिए आपका जो राइट एंगल था, मतलब समकोण जो था, राइट एंगल मतलब समकोण, है ना, राइट एंगल जो था वो कितने डिग्री का हो गया बेटा, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या करा, उस 90 डिग्री वाले कोण को, मतलब वो जो समकोण था उसको 90 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया और कहा हर एक हिस्सा 1 डिग्री का है, तो आपका वो जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा बेटा। फिर इन्होंने क्या करा, 1 डिग्री को तोड़ा कितने इक्वल पार्ट में, इन्होंने तोड़ दिया उसको 60 इक्वल पार्ट में, और उन्होंने कहा कि ईच पार्ट, जो एक पार्ट होगा ना उसको 1 मिनट बोला। 1 मिनट को लिखने का तरीका क्या है, 1 के ऊपर एक डंडा लगा दो, दैट इज 1 मिनट, है ना। तो उन्होंने बोला कि 1 डिग्री जो है, बाद में जैसे मान लो और डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने 1 डिग्री वाले कोण को भी 60 हिस्सों में तोड़ दिया, तो उन्होंने बोला कि वो जो है वो 1 मिनट बनेगा। फिर इन्होंने क्या करा, 1 मिनट को तोड़ा फिर से 60 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट को उन्होंने क्या बोला, सेकंड। ईच पार्ट उन्होंने क्या बोल दिया, सेकंड। इसको बोलते हैं ऐसे डबल लगा करके। तो जैसे आपने कभी गूगल मैप खोला हो, है ना, और वहां पर किसी की लोकेशन देखी हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, वो लिखा हुआ आता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और साथ साथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है कोण, 108 डिग्री, 27 मिनट और 37 सेकंड। तो ये जो है ना, ये आपको क्या है, कोण नापने की विधि दी गई है, कोण का मेजरमेंट है बेटा ये, ठीक है। तो आपका ये जो सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, डिग्री सिस्टम है, जिसके अंदर डिग्री होता है, उसका छोटा पार्ट मिनट होता है, और उससे छोटा पार्ट आपका मिनट सेकंड्स होता है। ग्रेड सिस्टम ने क्या करा, ग्रेड सिस्टम ने कहा कि साहब 90 डिग्री का जो कोण था आपका समकोण, वो उन लोगों ने उसको 100 इक्वल पार्ट में तोड़ा। किस में तोड़ा, 100 इक्वल पार्ट में। और उन्होंने कहा कि जो ईच पार्ट है वो 1 ग्रेड है। तो आपका क्या हो गया कि जो आपका समकोण बनेगा, आपका जो समकोण आ रहा है, वह समकोण जो होगा वो 100 ग्रेड का होगा। ये फ्रांसीसी का काम था, फ्रांस वालों का, है ना, 100 ग्रेड बनेगा। फिर इन्होंने क्या करा, 1 ग्रेड को तोड़ा, फिर इन्होंने इसको कितने में तोड़ दिया, इन्होंने इसको तोड़ दिया 100 इक्वल पार्ट में, और उन्होंने बोला ईच पार्ट जो होगा वो 1 मिनट होगा। फिर इन्होंने क्या करा, 1 मिनट को तोड़ा किसमें, 100 इक्वल पार्ट्स में, और फिर ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिनट का 1 ग्रेड है और 100 सेकेंड का 1 मिनट है, ठीक है। और आपका 100 ग्रेड का जो है वो समकोण है। तो यहां से ये समझ में आया ना कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। क्योंकि सिस्टम बस ये पॉपुलर नहीं था, बाकी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी ये अपन को पता नहीं, क्योंकि ये पॉपुलर नहीं, हम उसको यूज करते हैं या इसको यूज करते हैं। अच्छा, सर्कुलर मेजरमेंट ने क्या कहा, देखो क्या है, अगर आपने sin x का, cos x का, tan x का ग्राफ देखा है ना, आई होप आप सब लोगों ने देख रखा है ना, उसमें कभी भी जब ग्राफ देखा होगा ना आपने, तो नीचे कभी भी वो 0 के बाद 30 डिग्री नहीं लिखते हैं, वो 60 डिग्री नहीं लिखते हैं, वो 45 डिग्री नहीं लिखते हैं, वो वहां पर पाई के रूप में लिखते हैं कि पाई/6 है, पाई/4 है, पाई/2 है। तो क्या हुआ कि जब हमको कोणों को, इन कोणों को, डिग्री वाले कोणों को संख्या रेखा पर लाना था, हमको यह बताना था कि ये किसी कोण के बराबर, मतलब ये जो कोण है वो अंक में किसके रूप में निरूपित होगा, कहां पर आएगा, उसके लिए जो हमने सिस्टम यूज करा वो क्या था, सर्कुलर मेजरमेंट, जो डिग्री को किस में कन्वर्ट करता है, रेडियन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया,
उन्होंने आपसे बोला और एक बेसिक परिभाषा ली कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का जो त्रिज्या है वो मान लीजिए इकाई है, मान लीजिए एक इकाई है, एक यूनिट का आपका एक वृत्त है ना। मैंने एक और यहां पर त्रिज्या खींच ली, इसकी भी त्रिज्या एक ही होगी क्योंकि एक सर्कल में एक ही त्रिज्या होती है, इतना तो आपको समझ में ही आता है। और ये जो है ना ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी, है ना। तो ये जो ए बी है ये आपका क्या है, चाप है। ये ए बी क्या है, आपका चाप। अब इस चाप ने वृत्त के केंद्र पर मान लीजिए कोई कोण बनाया है, कोई कोण अंतरित करा है, वो है थीटा। तो ये जो कोण बनेगा किसके द्वारा, वृत्त की इकाई त्रिज्या वाले वृत्त द्वारा, और इसकी चाप की जो लंबाई है ना वो भी उन्होंने क्या ले ली, एक ले ली। तो उन्होंने बोला कि अब ये जो चाप है, इकाई लंबाई वाला चाप जो है, वो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसे 1 रेडियन कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं क्या होता है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ये तो आई होप सबको ये फॉर्मूला पता होगा, और कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे, तो फिर से रिकॉल कर लो कि थीटा बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या। अब ये चाप की लंबाई मैंने कितनी ली, 1, और त्रिज्या कितनी है, 1। तो ये जो आपका कोण आया, इस कोण को 1 रेडियन कहा जाता है, ठीक है। अब इसका रिजेंबलेंस उससे कैसे होगा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखो ऐसे समझा, इसको एक वृत्त बनाया, उन्होंने वृत्त का केंद्र लिया, उन्होंने कहा ये लीजिए, आपने वृत्त का 1/4 हिस्सा निकाल लिया। क्या निकाल लिया, वृत्त का 1/4 हिस्सा निकाल लिया। आपको वृत्त का 1/4 हिस्सा निकाल के उन्होंने बोला कि मान लीजिए ये आपका आर त्रिज्या का वृत्त है और ये आपकी चाप है। अब ये जो चाप है ये है क्या, ये आपके परिमाप का 1/4 हिस्सा है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई होगी, अगर ये वृत्त का परिमाप बोलेंगे तो वृत्त का परिमाप आएगा टोटल 2πr। तो AB क्या होगा, AB आ जाएगा 2πr बटे 4, यानी AB की लंबाई आपके पास कितनी आ रही है, πr बटे 2, ठीक है ना। ये आपके चाप की लंबाई आ गई, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r। तो ये कोण कितना बना होगा, ये तो मुझे दिख रहा है ना कि ये समकोण है, ये तो समकोण होगा। तो मैंने जब बोला कि ये कोण अगर मान लो थीटा है, तो थीटा बराबर उन्होंने क्या बोला कि चाप बटे त्रिज्या, चाप है हमारे पास πr बटे 2 और त्रिज्या आ गई r, तो ये कैंसिल होता है और थीटा बराबर पाई बटे 2 आ जाता है, और इसे रेडियन और इसको ऊपर c से डिनोट करते हैं। तो आपका 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड के बराबर है और वह रेडियन में पाई बटे 2 के बराबर है। अब यहां बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं बेटा, ये आई होप ये तो तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। ये यूजफुल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ये पॉपुलर नहीं है। ये बहुत ज्यादा यूज करा है अभी तक आपने, और अब हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करना चालू करेंगे। मतलब ये एक्चुअली कन्वर्जन है, आप लोग सब जानते हैं कि ज्यादातर सवाल रेडियंस में ही दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक की तो बात हमारी क्लियर हुई। चलो तो यहां से हमको एक चीज और समझ में आ गई, वो क्या, कि जो मेरा 90 डिग्री होगा, है ना, वो 90 डिग्री वास्तविकता में देखा जाए तो 100 ग्रेड है और देखा जाए तो π/2 रेडियन है। अब इसको समझना मेरी बात बेटा, जब मैं कोण की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कोण की बात, और मैंने लिख दिया मान लो पाई, क्या लिख दिया, पाई, तो इसका मतलब आपके जहन में आना चाहिए कि मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। अगर मैंने कोण के जगह पर पाई लिखा है, मतलब कोण जहां मुझे बताना था, अगर मैं वहां पाई बता रहा हूं, तो बेसिकली मैं उस कोण का मेजरमेंट कह रहा हूं कैसा, 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहीं नॉर्मली पाई बोल दिया है, ठीक है, तो इस पाई का लगभग मतलब होता है 3.143 ऐसे करके बहुत सारा नंबर। अब इससे फायदा क्या हुआ, जब संख्या रेखा पर मुझे 90 डिग्री अंतरित करना था, जैसे मान लो मैंने एक ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, मैंने कहा 0, मैंने कहा मुझे 90 डिग्री चाहिए, तो मैं 90 डिग्री को कैसे इमेजिन कर रहा हूं, π/2 से। तो π/2 क्या होगा, 3.143 में किसका भाग लगा दो, 2 का, तो 1.57, तो एक कहीं यहां होगा, फिर यहां कहीं पर 1.5 आया होगा, और मैंने कहा इसके थोड़ा आगे कहीं पर होगा, पता नहीं कहां, लेकिन थोड़ा सा आगे होगा, यही 90 डिग्री है, और इसी को अपन ने लिख देना होता है π/2। तो जब आप उसे अंक के रूप में देखेंगे तो उसका मान आप 3.143 के आसपास मानेंगे,
एक्यूरेट तो हमें पता नहीं, क्योंकि पाई कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई को जब हम कोण के रूप में देखने वाले हैं तो वो 180 डिग्री का काम करेगा। तो आपको ये स्विचिंग हमेशा समझ में आनी है कि कब पाई को हम कोण के रूप में देख रहे हैं और कब उसे संख्या के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही थिन लाइन है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है ग्राफ में हम पाई से काम चला लेते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, पाई हमेशा एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपके मन में ख्याल आया कि पाई का मान 22/7 है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है। एक्यूरेट बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जो पाई है आपका वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोण मापने की विधि, इसके बारे में चर्चा हो गई, खत्म, पहला पॉइंट खत्म, कोण मापना हो गया साहब। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। मैं ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करूंगा, बस मैं आपको छोटी सी बातें बताऊंगा। जैसे मान लो आपको मैंने लिख दिया यहां पर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा है, तो अगर मैंने थीटा के स्थान पर क्या रखा, थीटा के स्थान पर सपोज करो मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका ये साइन थीटा क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा बना दो, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आपका ये कॉस थीटा बन जाएगा। ध्यान रखना ये बात, ये आपको आता है, इस पर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, है ना। और जैसे आपने थीटा का मान अगर 180 डिग्री माइनस थीटा ले लिया, तो ये आपका साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बन जाता है बेटा, आपका साइन थीटा ही रहता है। ये सब बातें आपको अच्छे से पता है, इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। तो जो सेकंड पार्ट है मेरा, वो क्या है, वो है चतुर्थांश, ठीक है। सेकंड जो अपन बात कर रहे हैं वो है चतुर्थांश की। ठीक है, मात्राओं को समझ लेना। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, बेसिकली क्वाड्रेंट। तो हमने क्या करा, एक 360 डिग्री वाला बनाया, दो राइट एंगल बनाए, ऐसे करके हमारा क्वाड्रेंट बन जाता था बेटा। और आपको ये बात जान करके, मतलब अब आप थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। मैथ्स के अंदर, ठीक है ना, मैथ्स में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब आप कोणों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे ना, कि जो आपकी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं तो आप कोणों को धनात्मक कंसीडर करते हैं, धनात्मक मानते हैं, और जब आप कोणों को क्लॉकवाइज नापते हैं तो आप उन्हें ऋणात्मक करते हैं। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट किसका है, वेक्टर वाला है। वो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो राइट हैंड थंब रूल से आपका ये बाहर आता है, तो जो भी चीज बाहर की तरफ कंसीडर की जाती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो बोर्ड के अंदर जाने वाली है वो ऋणात्मक है। तो हमने कोणों का मेजरमेंट भी जो किया वो किस में डायरेक्शन में किया, एंटी क्लॉकवाइज में। अब एंटी क्लॉकवाइज में करा तो इसको शुरुआत करी 0 से, यहां रख दिया इसका नाम π/2 समझ गया ना, कोण की बात कर रहा हूं तो 90 डिग्री होगा, इसको बोल देते हैं हम पाई, और ये आ जाता था आपका 3π/2, और फिर ये साइकिल कंप्लीट होकर के यहां बनती थी 2π एंड सो ऑन। और ये रोटेशन में मैंने नंबर जो दिए हैं वो किस डायरेक्शन में दिए हैं बेटा, मैंने डायरेक्शन ले लिया है कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होते हैं, याद रखें, ऑल पॉजिटिव। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, सब क्या है, पॉजिटिव। ये जो घर है π/2 से पाई का घर, ये किसका घर होता है, ये साइन का घर होता है। तो ये आ गए हैं आपके साइन थीटा, और यहां पर कोसेक थीटा, ये दोनों भाई हैं बेसिकली। ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, इसमें भी दोनों भाई हैं, कौन, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों भाई हैं, इसलिए इन दोनों को भी अपन ने ऐसे लिख दिया। और इसके बाद अपना कौन सा आता है, चौथा क्वाड्रेंट आता है। चौथे क्वाड्रेंट में कौन है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये इनका घर है। घर का मतलब ये दोनों धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है, ये दोनों धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है। ये आई होप आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं भाई क्यों बोल रहा हूं उसका कारण भी समझ ले। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर अपन इन जनरल समझें कि दुनिया में भाई कौन है, अगर अपना भाई है तो कैसे, वैसे देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कोई बात होती है और ये दोनों साथ आते हैं तो ये एक हो जाते हैं। तो ये जब भी साथ आए और एक हो जाए अपन उनको भाई बोल सकते हैं एक तरीके से।
और आप देखो अगर मैं साइन थीटा को इंटू कॉस सेक थीटा करूं तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये सिर्फ लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, उस ट्रिक पर ये काम करना है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा भाई हुए, टेन थीटा और कॉट थीटा भी भाई हुए, और कॉस थीटा और सेक थीटा भी भाई हो गए, क्योंकि जैसे ही साथ आते हैं इंटू होते हैं तो एक बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। पहले ये सब आपको आता है, मैं बस अरेंज करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इतनी इंग्लिश तो मैं लिख ही सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आप लिख लेंगे हिंदी में। तो आपके पास कुल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब ये 6 हैं तो हमको इनके बारे में पता है, लेकिन मैं अगर आज आपसे पूछूं, अभी सामने सामने मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कितने बच्चों को इनके प्रांत और परिसर याद हैं, जबकि आप सारे बच्चे वो हैं जो 2022 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका प्रांत और परिसर, तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रांत और परिसर मजे से बताएंगे। ठीक है, पर वो थोड़ा टेन थीटा में झटका आएगा प्रांत पर। ठीक है, और फिर कोसेक थीटा में भी झटका आएगा, फिर सेक में भी आएगा। तो हम कुछ ऐसा मेथड सीखते हैं जिससे ये झटके बंद हो जाए और हमें ये जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको याद रहना चाहिए। तो मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है साइन थीटा या साइन एक्स बोल देते हैं, दूसरा है हमारे पास कॉस एक्स, तीसरा है हमारे पास टेन एक्स, फिर है हमारे पास कॉट एक्स, फिर है हमारे पास सेक एक्स, और फिर है हमारे पास कॉसेक एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, है ना बेटा। अच्छा, यहां हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रांत के बारे में। और देखो प्रांत का मतलब क्या है, बेसिकली एक्स की वैल्यू के बारे में, एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा वो देखना है मुझे, है ना। और दूसरा जो हम बात करेंगे इस इंटरवल में, वो करेंगे इसके परिसर के बारे में। परिसर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो होता है बेसिकली ये y का वैल्यू है, यानी y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स है। ठीक है, प्रांत और परिसर समझ लेते हैं, और साथ में साइन एक्स कॉस एक्स की कहानी भी इसी में क्लियर होती चलेगी बेटा। ठीक है, चलो उसको ऐसा कर लेते हैं, ये साइन एक्स हो गया, ये लीजिए। अब एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स। साइन एक्स का प्रांत कहता है कि वो हमेशा x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा बेटा, यानी साइन एक्स को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें आप x का कोई भी मान डाल सकते हैं, x का मान रियल नंबर चलेगा। कॉस एक्स भी, अच्छा कॉस क्या है, देखो ध्यान से, इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। देखो क्या है, ये अगर साइन लिखा है ना, तो ये जो कॉस होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन का मतलब समझ गए, ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन कहते हैं। 90 का एंगल अगर यूज करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है बेटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो अगर इसका प्रांत आर है तो इसका भी प्रांत क्या होगा, आर होगा। अब 10x पर आ जाओ बेटा। अच्छा, इसके परिसर की भी बात कर लो साथ ही साथ, ताकि आगे बढ़ते हुए चलेंगे अपन। इसका परिसर जो होता है वो होता है -1 से 1। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो हमें पता है, इसमें हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है, कितने बच्चे जानते हैं कि sin x का मान -1 से 1 ही क्यों होता है भैया, -2 से 2 क्यों नहीं हुआ, -1.5 से 1.5 क्यों नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसा थोड़ी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई में हमको ये मिले कि sin x cos x क्या है। ये तो मैथ्स के अंदर देखो, कोई भी चीज ऐसा नहीं था कि उन्होंने इन्वेंट करी है। इन्वेंट समझ रहे हो, आविष्कार नहीं हुआ। हमने मैथ्स के अंदर हर चीज डिजाइन करी है, यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ना, ये डिजाइन्ड सब्जेक्ट है। डिजाइन का मतलब समझ रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो उसके लिए मुझे हिंदी की वर्णमाला आनी चाहिए, हिंदी का व्याकरण समझ में आना चाहिए। ऐसे ही साइंस को समझाने के लिए उन्होंने एक पूरी लैंग्वेज डिजाइन करी, वही लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। तो अगर ये लैंग्वेज बनाई गई है तो इस लैंग्वेज में कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे आपकी केमिस्ट्री के अंदर है हर तीसरी लाइन पर एक्सेप्शन, समझ रहे हो मेरी बात। एक्सेप्शन मतलब ये ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डी में जाना था मगर वो एफ में चला गया, उसकी मर्जी।
हालांकि किसी भी आज तक केमिस्ट्री वालों ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, बस भावनाओं में खेल चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसने अटैक कर दिया, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, अपन उस सब्जेक्ट पर नहीं जा रहे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस। उनके एक्सेप्शंस है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी, उन्होंने ढूंढा। हमने कुछ नहीं ढूंढा, हमने डिजाइन करा। हमने डिजाइन करा कि 2 + 2 को 4 बोलेंगे। ठीक है, अब 2 + 2 को 4 बोलने के बाद हमने ये पूरा सब्जेक्ट इस तरीके से डिजाइन करा कि मैं आपको शुरुआत से लेके एंड तक, जब अपना लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करूंगा कोर्स, तब भी मैं आपसे बोलूंगा देखो पूरे मैथ्स में कहीं पर भी कोई अपवाद नहीं आया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, बिना लॉजिक के किसी कोई काम नहीं हुआ है। अगर कुछ चीज लीक से हटके हुई भी है तो उसके पीछे का कारण था, लॉजिक था। ठीक है, एक बात तो ये, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स भी डिपेंड करती है किस पर, मैथमेटिक्स पर डिपेंड करती है। अब वो फिजिक्स के अंदर वो पढ़ाते वक्त वो कहते हैं कि इसमें सुडो फोर्स लग गया, छदम बल। वो बल जो है ही नहीं पर है, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए लगा दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, हमने हर चीज डिजाइन करी है। तो आपको जब तक इसका डिजाइन वाला चार्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक मैथ समझना। अगर आप ऐसे सोचें कि मैथ्स हम फॉर्मुलेटिकल चलाने वाले हैं तो हमें दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैथ्स को अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलाएंगे तो गड़बड़ है। आपका वो जो फॉर्मूला आया है वो कहां से आया है और क्यों आया है और किस स्थिति में आया है, क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन पर जब भी कोई सवाल पहुंचेगा वो फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको उसका डिजाइन समझना है मैथ्स का बेसिकली। अच्छा, अब अपनी जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई sin x का मान -1 से 1 ही क्यों है। मैं आपको बताता हूं, और इसके बाद आप बहुत सारे बच्चों से पूछ भी सकते हैं। sin x cos x tan x जब बनाया गया ना बेटा, तो एक ट्राइंगल लिया गया था, याद है? ये एंगल मान लो x था, ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होता था, ये आपका बेस यानी आधार होता था, ये आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस होता था, और आप sin x को क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप sin x को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोल रहे हो बेटा, तो मुझे बताओ इसमें, इस अनुपात में, बेसिकली इस अनुपात में, या इस अनुपात को अपन sin x बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि अनुपात में तो क्या दूरियां आएंगी, इसलिए mod x लगा देता हूं, mod sin x बोल देता हूं, चलेगा ना भाई? ये क्या है? दूरियों का अनुपात है ना, तो अपन को तो हमेशा दूरी धनात्मक रखनी है, तो मैंने कहा mod sin x है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। बताओ इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगा। अगर अनुपात दिया गया है P/H का और हर बार H बड़ा होगा P से, तो क्या ये क्वांटिटी कभी भी 1 को क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। यानी mod sin x का मान हद से हद 1 हो सकता है एक केस में जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बिल्कुल लगभग बराबर हो गए। बराबर तो नहीं हो सकते, वरना तो ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि ये जो अनुपात है सर, ये अनुपात हमेशा 1 या 1 से छोटा ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर छोटा रहेगा और हाइपोटेनियस बड़ा रहेगा, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये 1 को क्रॉस कर जाए। सही बात। और मॉड हटाओगे अगर, तो ये वाला बन जाता है कहां से कहां तक? -1 sin x और 1। ठीक बात। तो आपका sin x कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक है। अब आपको क्लियर है? ठीक है। cos x के साथ भी यही हुआ। cos x को आप क्या बोलते हो? mod cos x अगर अपन बोलेंगे तो mod cos x आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये भी कहां से कहां तक चलता है? -1 से 1 चलता है। ठीक है, आओ 10x के बारे में बताओ। 10x को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श या मत बोलना। 10x को मेरी हिंदी में क्या है? मेरी हिंदी में इस 10x को मैं बोलता हूं कि ये भैया sin x by cos x है। हाँ या ना? ये मेरी हिंदी है, समझो। तो sin x by cos x है। क्या सवाल ये कहेगा कि cos x का मान शून्य ना हो? cos x नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मैंने ये बोला कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब cos x जहां जहां शून्य बने वह सारे मान x से हटाऊं, तो cos x शून्य बनने की जगह क्या है? वो कहेगा सर π/2 पर भी शून्य बनेगा, फिर 3π/2 पर भी शून्य बनेगा, 5π/2 पर भी शून्य बनेगा, 7π/2 पर भी शून्य बनेगा, एंड सो ऑन। कुछ खास बात दिख रहा है? π/2 के आगे के नंबर देखो, 1, 3, 5, 7, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि x का मान क्या नहीं हो सकता? 2n+1 इंटू π/2 नहीं हो सकता। 2n+1 में n का मान डालते चलो, 0, 1, 2, 3, आपको 1, 3, 5, 7 सब मिल जाएंगे, और π/2 गुणा। तो 10x ने कहा कि मुझे परिभाषित करना है तो मैं sin x by cos x हूं, और मेरे नीचे कौन बैठा हुआ है? cos x। वो कभी मैथ्स में शून्य नहीं हो सकता। मैथ्स में तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए,
वो कभी शून्य नहीं हो सकता। मान लो यहां sin x बटे आलिया भी आ जाती तो आलिया भी जीरो नहीं हो सकती, वैसे तो वो जीरो है, लेकिन sin x बाई cos x लिख लो। अब आपने कहा x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता। तो आपका जो प्रांत आया वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x में से जो रियल नंबर है उसमें से क्या घटा दो, 2n + 1 π/2 हटा दो। और n क्या है आपका, इंटीजर है बेटा, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई मेरी बात। तो 10x को जब भी आपको प्रांत के बारे में सोचना है ना, तो आपको उसकी हिंदी याद करनी है, sin x बटे cos x। नीचे कौन, cos x। तो इसका मतलब ये cos x कभी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब अगर ये cos x शून्य नहीं होना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो शून्य नहीं होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 नहीं होना चाहिए। तो r - 2n + 1 π/2। अब ये तो समझ में आ गया। ध्यान क्या रखना है वो भी सुन लो। ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी किसी भी सवाल में, सिर्फ 10x की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी सवाल में कहीं पर भी cos अगर नीचे दिख गया, cos x कहां आ गया आपका, हर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो आपको वास्तविक संख्याओं में से 2n + 1 π/2 हटाना है। जब कभी भी किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी अगर सवाल में आपके डिनोमिनेटर में cos x है, तो वो रियल नंबर में से क्या हटाएगा, 2n + 1 π/2 हटाएगा। ठीक बात, ये प्रांत के लिए हमेशा याद रखना। अच्छा, फिर अपना आ गया अगला cot x। अब cot x को जरा हिंदी में बता दो क्या है। cot x आपका जो है, अच्छा इसका प्रांत के बाद परिसर तो बताओ। परिसर में कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कोई भी बड़ा हो सकता है और कोई भी छोटा। तो ये भाई साहब रियल नंबर पे चलते हैं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी रेंज में सब आता है, ठीक है ना। अच्छा, cot x पर आ जाओ। cot x को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, cot x को हिंदी में हम बोलने वाले हैं cos x बटे sin x, cos x बटे sin x। अब ये cos x बटे sin x में नीचे कौन आ गया, sin x आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि sin x क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। यानी x का मान कभी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जरा अंकों को खास तौर से देखें तो पाई के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि x कभी भी नहीं हो सकता है क्या, n पाई, n इंटीजर। तो यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें से हटा दो क्या, n पाई। कब, जब n आपका इंटीजर हो। बोलो बात समझ में आई। और इसका जब परिसर लिखोगे तो वो cot x जैसा ही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो y बिलोंग्स टू r आ गया। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आपको बाकी के दोनों बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखो sec x को हिंदी में बोलो, बोलो sec x का हिंदी हो गया 1/cos x, है ना। नीचे कौन आ गया, cos x। हमने क्या बोला, नीचे cos आते ही रियल नंबर में से क्या हटा दो, 2n + 1 × π/2 हटा दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लो बात खत्म। cosec x, ठीक है, cosec x में नीचे कौन आ गया, sin x आ रहा है, तो रियल नंबर में से क्या हटा दो, n पाई हटा दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लो आपको प्रांत सबके लिखवा दिए मैंने। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, sin x का प्रांत r, cos x का प्रांत r, 10x में नीचे कौन, cos, तो हट गया 2n + 1 π/2, किसमें से, रियल नंबर में से। cot x n पाई हटेगा क्योंकि नीचे sin x है। sec x का भी क्लियर और cosec x का भी क्लियर। अब इसकी परिसर की बात कर लो। sec x क्या होगा बेटा, इसका उल्टा ना, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो अब ये एक से छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका जो परिसर आएगा उसे लिखेंगे हम y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1, उल्टा कर देते हैं बिल्कुल, और यूनियन 1 से लेके अनंत। ऐसे इसका भी वही आ जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1, यूनियन 1 से अनंत। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चे परिसर में भी दिक्कत करते हैं, तो मैं परिसर की भी एक कहानी बता देता हूं ताकि आपको ये याद रह जाए बेटा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है। तो आप पहली चीज जो आज बनाएंगे घर पर, जो चिपकाने वाले हैं, वो ये वाली टेबल बनाने वाले हैं, और ये खुद से बनाएंगे, बिना देखे बनाएंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो अपनी ईमानदारी से इसको बना लेना, ठीक है। अच्छा, मैं जो ये कहानी सुनाता हूं ना, वो कहानी क्या है कि देखो क्या था, एक था 10x और एक था cot x, दो भाई थे। इसे कहानी है, मतलब इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका
वास्तविक जीवन में किसी भी जिंदा व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये है 10x और ये कॉटेक्स, और ये दोनों भाई थे। भाई क्यों थे? क्योंकि इंटू करते ये 1 बन जाते थे। ठीक है, तो ये भाई मान लिया हमने। इस 10x का जो था ना, इसका बेटा था sin x और इसका भाई था sin x का जो भाई था वो cosec x। तो sin x का भाई क्योंकि cosec x है तो आपका ये भी इसका बेटा हुआ, तो 10x के 2 बेटे हो गए, sin x और cosec x। ठीक है, और cot x के भी 2 बेटे थे, तो एक तो था इसका cos x और एक था इसका sec x, क्योंकि ये दोनों भी भाई हैं और ये दोनों भी भाई हैं। ठीक बात है। अच्छा, 10x के पास आउटपुट में कितना था? 10x के पास क्या था? सॉरी, 10x के पास जमीन कितनी थी? 10x के पास जमीन थी भर के माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, बहुत सारी जमीन थी किसके पास? 10x के पास। ठीक है, उसमें से एक भाई ने कब्जा कर लिया, कहां से कहां तक? -1 से लेकर और 1 तक का कब्जा किया sin x ने। sin x ने कहा कि जमीन का ये वाला हिस्सा मैंने कब्जा कर लिया, ये मेरा है। तो बची हुई जमीन किसके पास जाएगी? बची हुई जमीन कहां से कहां तक है बेटा? ये और ये किसकी है? ये किसके पास जाएगी? cosec x के पास। अब देखो, sin x की जमीन -1 से 1 है ना, और cosec x की जमीन कहां से कहां तक है? माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। 1 पर क्लोज लगा लेना, क्योंकि जमीन पर वो जो पगडंडी बनती है वो तो दोनों की कॉमन है ना, तो 1 और -1 कॉमन आ गया। बोलो sin x और cosec x का परिसर 10x के साथ क्लियर। सिमिलरली cot x के पास भी जमीन कितनी थी? रियल नंबर थी। cos x ने कब्जा कर लिया -1 से 1 पर, तो माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत किसकी जमीन हो गई? आपकी sec x की जमीन हो गई। तो आई होप अब आपको ये प्रांत वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई बेटा। ठीक है, चलिए, ये आपका तीसरा पार्ट था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। चौथा पार्ट, ग्राफ अब हमें बनाने हैं। और मैं ग्राफ इसलिए पहले लेक्चर में बता रहा हूं क्योंकि इन जनरल ये सबको आता है, हमको ये बात समझते हुए चलना है कि बिना ग्राफ के हमारा जीवन बेकार है। अगर हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठ रहे हैं और हम ग्राफ से डर रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपकी लड़ाई में आपके पास हथियार कम है। अगर ग्राफ आपके पास है या आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अप्रोच खुद से बना सकते हो बेटा। तो चौथी चीज जो अपन इसके बारे में बात करेंगे वो है ग्राफ। हर एक का मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं एक बार आपको। वैसे इन जनरल आपको ग्राफ आता है तो अपन जल्दी जल्दी ग्राफ बनाएंगे इसका, और उसके बारे में मैं कुछ डिटेलिंग भी करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको याद रखना है कहां तक? जब तक आप IIT में सेलेक्ट ना हो जाए तब तक। उसके बाद चाहो तो भूल जाना। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है y बराबर sin x है। ठीक है, y बराबर sin x है, y बराबर sin x है, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, छोटी छोटी करके बताऊंगा। फर्स्ट, इसका प्रांत। प्रांत तो पता ही है, प्रांत तो आपका आता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड चीज जो आएगी वो है परिसर। परिसर में आप कोई डाउट नहीं होगा, y बिलोंग्स टू -1 से 1। ये बेटा बहुत कम बच्चे बता पाते हैं कि -1 से 1 ही क्यों होता है। अगर आप पूछोगे ना, जो तैयारी नहीं कर रहा है तो वो फंस जाएगा। थर्ड जो है इसका पार्ट वो है ग्राफ का। थर्ड है ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा। ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, ऐसे ये पीछे भी जाता है, ये 0 होगा, मैक्सिमम पर π/2 होगा, पाई होगा, 3π/2 होगा, 2π होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी बेटा। ऐसे यहां -π/2 होगा, ये -π होगा, -3π/2 होगा, -2π होगा। ये पॉइंट आपका 1 होगा और ये वाला पॉइंट आपका -1 होगा। sin x का ग्राफ याद रखना है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बारे में जो और डिटेलिंग है, ठीक है ना, वो पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, y बराबर sin x, x बिलोंग्स टू R में विषम फलन है।
क्या है? विषम फलन है, विषम फलन है। मतलब यह है कि अगर आपने साइन ऑफ माइनस एक्स लिखा बेटा तो यह बनेगा माइनस का साइन एक्स। ये अगर आपने अंदर एक्स के अंदर ऋणात्मक दिया ना तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, इसलिए ये क्या है? ये विषम फलन है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, है साइन एक्स का कि y बराबर साइन एक्स आवर्तीय फलन है। अब इसकी आवर्ती नहीं लिखेंगे अपन, है ना, पीरियोडिक लिखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक फलन है और इसका आवर्त काल कितना होता है? इसका आवर्त काल होता है 2 पाई। यानी ये जो ग्राफ है ये 2 पाई की साइकिल के बाद क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। ये क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रांत, परिसर, ये विषम फलन है और ये एक आवर्तीय फलन है और ये इसका ग्राफ है। ये पहला हो गया अपना। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या होगा? y बराबर cos x होगा। y बराबर cos x को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा बेटा। ठीक है, इसके बारे में भी फटाफट लिख लेते हैं। फर्स्ट है प्रांत, x बिलोंग्स टू r। सेकंड है परिसर, y बिलोंग्स टू -1 से 1। थर्ड है इसका ग्राफ, तो cos x का ग्राफ कैसे आता है? इधर से चलता है ऐसे और सेम टू सेम इधर भी चला जाता है बेटा, ऐसा। ठीक है, ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ये पॉइंट आता है -π/2, -पाई, -3π/2 और ये आता है माइनस का 2 पाई। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज, यह एक समफलन है। क्या है? समफलन है। अब ये समफलन है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos ऑफ -x जो होगा ना वो बेटा cos x बनेगा। cos ऑफ -x क्या होगा? cos x बन जाएगा। ये माइनस को खा जाता है तो cos ऑफ -x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ पार्ट आता है इसका कि आवर्तीय है यानी पीरियोडिक तो है और इसका पीरियड जो होता है फंडामेंटल पीरियड वो 2 पाई होता है बेटा। ठीक है ना, ये 2 हो गए हमारे। नाउ थर्ड वन, थर्ड है हमारे पास y इक्वल्स टू 10x। 10x को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, और इसमें चालू हो जाओ। प्रांत, इसका प्रांत होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या हटाना था? 2n + 1 π/2। n इंटीजर है बेटा, ध्यान रखना है ना। फिर इसका परिसर, परिसर में आएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो ध्यान रखना। क्या करना है? जो जो वैल्यू आपने छोड़ी है ना पहले उन्हें मार्क कर लो। जैसे ये 0 है, फिर यहां कहीं पर मान लो π/2 आएगा, फिर यहां कहीं पर मान लो पाई आएगा, फिर 3π/2 आएगा। ठीक है, फिर मान लो 2 पाई आएगा, फिर मान लो 5π/2 आएगा। ऐसे लिख लिया मैंने ग्राफ। ठीक है, ऐसे पीछे ले लेते हैं। मान लो ये -π/2 आएगा, फिर यहां -पाई आएगा, मान लो ये -3π/2 आया। ऐसे लिख लिया अपन ने। तो आपको क्या करना है? जिन मानों को आपको नहीं लेना, मतलब आप क्या कर रहे हो? 2n + 1 π/2 छोड़ रहे हो, उन पर डॉटेड लाइनें खींच लो। कैसे? ऐसे। ये नहीं लेना है, इस पर भी लाइन खींच लो ऐसे। ये नहीं लेना है, इस पर भी लाइन खींच लो ऐसे। ये नहीं लेना है, इस पर भी लाइन खींच लो ऐसे, है ना, और ऐसे इस पर भी लाइन खींच लो। ठीक बात है ना, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या होगा? आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये ऐसे जाएगा इधर
ये नीचे आ जाएगा, ये 10x का ग्राफ होता। पाई पर आ गए, वो शून्य बनेगा, पाई से इधर जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा। और ये जो रेड लाइन मैंने खींची है इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। हालांकि इसको अपन आगे बात करेंगे। इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इसका फोर्थ पॉइंट क्लियर है कि ये विषम फलन है। क्या है? विषम फलन। विषम फलन हम समझ चुके हैं, ये भी माइनस को बाहर फेंक देगा। और फिफ्थ पॉइंट, ये आवर्तीय फलन है, पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड होगा पाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 ग्राफ। अब चलते हैं चौथे पर। चौथा है y बराबर cot x। इसको अपन बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर देते हैं बिल्कुल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसमें बात करेंगे वही पहली चीज, प्रांत। तो इसका प्रांत क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर में। सेकेंड चीज यहां पर क्या होगा? परिसर, है ना। तो इसका परिसर क्या आएगा? y बिलोंग्स टू r। फिर इसका ग्राफ बना लो। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, है ना, ऐसे पीछे ले लो। ये -π/2, ये -π हो गया, ठीक है। अब यहां क्या छोड़ना था? यहां हमें nπ छोड़ना था। तो एक तो शून्य ही छूट जाएगा, उस पर भी लाइन खींच देता हूं, हालांकि मतलब नहीं है। फिर पाई छूटेगा, फिर 2π छूटेगा और -π छूट जाएगा, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ उल्टा बनेगा 10x से। कैसे? cos π/2 यहां ले लो, यहां से ग्राफ उल्टा आता है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ यहां से ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया बेटा? आपका cot x का ग्राफ बन गया। इसका लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि ये भी कैसा है? विषम है। और इसका आवर्तकाल क्या है? ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट, इसका आवर्तकाल कितना है? पाई है बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ ग्राफ। y बराबर cot x के बाद है हमारा y बराबर sec x, ठीक है। sec x का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। फर्स्ट इज प्रांत, sec x है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ठीक है ना। सेकंड क्या है इसका? परिसर। ये पांचों चीजें, यानी उसकी डिटेलिंग कर दी मैंने, पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात की जितनी भी डिटेल्स है वो हमने यहां लिख लिया एक बार में। y बिलोंग्स टू r -1 से 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको? माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत जो था ना, उसमें आप क्या बोल सकते हो? रियल नंबर में से ये हटा दो बस, है ना, बाकी सब लेना है, या जो आपको याद है वो भी ठीक है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए वही संख्या रेखा के एच लो, ये आ गया। क्या हटाना है? 2n + 1 π/2 हटाना बेटा। तो 0 आ गया, यहां पर आएगा π/2, यहां पाई 3π/2, 2π 5π/2, ठीक है ना। ऐसे पीछे ले लो, -π/2, -π -3π/2। तो जो वैल्यूज छोड़ने के लिए बोली गई है ना, उसे छोड़ दो। आपसे बोला गया π/2 छोड़ दो, फिर आपसे बोला गया 3π/2 छोड़ दो, फिर आपसे बोल दिया गया 5π/2 छोड़ दो, ऐसे ही -π/2 छोड़ दो, सॉरी, ऐसे ही -3π/2 छोड़ दो, ठीक है ना। अब cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो sec 0 का मान भी 1। तो ये ग्राफ शुरू 1 से होगा, ये पॉइंट 1 रहेगा, है ना। तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। मतलब cos x के ग्राफ को काटा, ऐसे काटा और उल्टा कर दिया वहीं से। cos x का ग्राफ याद है ना,
कि आपका cos x का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे और ऐसे होता था, ठीक है ना। तो यहां से आपने इस ग्राफ को काटा और उल्टा करके ऊपर भेज दिया। ऐसे ही पाई पर -1 होगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ले लो। 2 पाई पर +1 होगा, ये लो। -पाई पर -1 होगा, ये लो। अगर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, अगर cos x का ग्राफ बनता ना बेटा तो ऐसे बनता वो ग्राफ। देखो ये cos x का ग्राफ है ना, तो इस पार्ट को काट के ही इसके ऊपर ले जाया गया होगा, ठीक है ना। इसके बारे में 4th और 5th पॉइंट क्या है, 4th ये बेचारा सम है, तो सिर्फ cos और sec ही सम है और बाकी सब विषम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका पीरियड भी 2 पाई आएगा, अपने आप को 2 पाई के बाद ही ये रिपीट करता बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या आया, 10x के बाद आएगा के बाद sec x के बाद क्या आएगा, cosec x, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sec, है ना। ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका प्रांत बोलो, इसका प्रांत होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है। परिसर y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1, ये एक ही बात है बेटा, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। फिर इसका ग्राफ बनाना है, तो 0 यहां ले लो, पाई यहां ले लो 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही यहां ले लो -पाई -2 पाई, इसके बीच में लिख लो, यहां आ जाएगा π/2, यहां आ जाएगा 3π/2, यहां आ जाएगा -π/2, यहां आ जाएगा -3π/2। अब जो वैल्यू छोड़नी है ना उसको पहले छोड़ दो, छोड़ने वाली वैल्यू ये रही, जीरो भी वैसे तो छोड़ना ही है ना। और ग्राफ कैसा आएगा, π/2 पे 1 देता है, ऐसे जाएगा। 3π/2 पर -1 देता है, -π/2 पर भी -1 देता है, ये लीजिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका -1 है बेटा, और ये विषम फलन है और इसका पीरियड जो होता है कितना है, वो 2 पाई है। तो ये आपके क्या है, ये 6 ग्राफ है जो आपको सीखने हैं, आपको याद रखने हैं। कब तक, जब तक आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं, आप अपना IIT का एक रैंक सिक्योर नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। तो हमारा चौथा पार्ट जो था उसने काफी कुछ कवर कर दिया, उसने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के ग्राफ, उनकी प्रॉपर्टी में विषम और वो आवर्तीय फलन होते हैं। तो सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, हमारे आवर्तीय फलन होते हैं। और बेसिक का मैंने आपको पीरियड भी लिखवा दिया, फंडामेंटल पीरियड यानी मूलभूत आवर्तकाल, वो भी हमने लिख लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ अपने आप को रिपीट कितनी बार करेगा, रिपीट कब करेगा, वो रिपीट वाली बात है, उसलिए इसका पीरियड लिखवाया गया बेटा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गई ग्राफ की बातें। अब आ जाते हैं 5th पॉइंट पर, है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब याद है ना, सर्वसमीकाएं। आइडेंटिटी बेटा हमारे पास इस चैप्टर में ना 2 तरह की है, एक होती है नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी और एक होती है कंडीशनल आइडेंटिटी। जैसे नाम क्या कह रहा है, नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब उसके लिए किसी विशेष स्थिति का होना आवश्यक नहीं है, वह तो प्रांत पे अपने जो दिया गया प्रांत होगा या उसका जो प्रांत होगा उस प्रांत के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगी। तो जो अपने प्रत्येक मान के लिए सत्य है उसको हम बोलते हैं नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी। और एक कंडीशनल आइडेंटिटी होगी, वो क्या कहेगी कि किसी विशेष स्थिति में विशेष चीज सत्य हो रही हो तो हम उसे कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पहले अपन नॉन कंडीशनल की बात करेंगे।
कंडीशनल आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट होगा। जब हम कंडीशनल मतलब हम सारे फॉर्मूले सीख चुके होंगे तब हम कंडीशनल आइडेंटिटी को टच करेंगे। तब तक मैं कंडीशनल आइडेंटिटी को टच भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता जरूर दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि ये देखो क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप जानते हो कि ये क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। और इसके लिए प्रांत क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपकी नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी है। यानी x के सभी मानों के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिना रोक टोक के 1 बनने वाला है, बशर्ते ये x और ये x सेम ही रखना है ना। ऐसा क्यों हुआ, ये आप प्रूफ तो कर सकते हो ना। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर अगर जोड़ोगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कट के 1, तो ये हमेशा सत्य है। तो ये कहलाती है नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी। ऐसे ही आपकी एक और है, देखो सेकंड, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या बनेगा बेटा 1। और इसका बहुत इस्तेमाल होता है ना। जहां कहीं साइन स्क्वायर एक्स है वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो सकते हैं, जहां कहीं सेक्स स्क्वायर एक्स है वहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखना होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका, है ना। और फिर जो थर्ड आपकी वो नॉन कंडीशनल है, जैसे वो आ जाएगी आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। इन सबको प्रूव करने में यहां प्रांत क्या होगा, यहां प्रांत में देखो मजेदार बात है, ये भी सेक है और ये 10 है, दोनों के नीचे कॉस है, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर जरा ध्यान रखना। क्या करते हैं, ये देखते रहते हैं, ये काम कर जाता है ये, ठीक है। तो इससे बचना है, इसलिए इनको ध्यान रखना। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अगर आ गया तो यहां आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, जहां आपका n जो है वो इंटीजर है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि हमको अच्छे से हर सवाल की अप्रोच सही होनी चाहिए, हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और साथ साथ हमारा कंसेप्ट का अगर अच्छा बिल्डअप होना है तो आपको हर बार चाहे सवाल पूछे या ना पूछे, बैक ऑफ द माइंड आपका प्रांत निकल जाना चाहिए। अगर प्रांत निकल गया तो फिर तो आप मान के चलो कि आधी जंग तो आप जीत ही चुके हो, बाकी चीजें तो फिर बात की बात है, सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं वो, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटीज है ना बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन कंडीशनल आइडेंटिटीज। जैसे मैंने बोल दिया 10x, तो 10x को आप क्या बोलते हो बेसिकली, sin x बाई cos x। तो ये क्या है, ये सब नॉन कंडीशनल आइडेंटिटीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी। लेकिन जैसे मान लो मैंने आपसे बोला ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, मान लो 5th में कि sin 2a प्लस साइन 2b, ये नॉन कंडीशनल नहीं है। जैसे मान लो एक बता रहा हूं, इसको अपन बाद में करेंगे सबसे लास्ट में, साइन 2c बराबर ये होता है 4 sin a sin b sin c। तो ये हर बार सत्य नहीं है, इसको सत्य होने के लिए कंडीशन होती है कि a प्लस बी प्लस सी का जो कोण है वो पाई के बराबर हो, ठीक है, तभी ये सत्य होगी, वरना ये सत्य नहीं होगी। तो ये जो आइडेंटिटीज आएंगी ना, इनको हम बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। तो ये क्या है, हमारी नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी है, और इनके आधार पर बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक साइन को बाकी के 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन ये ध्यान देना, जैसे ये इन जनरल बच्चों को आता है, मैं एक बार सिर्फ आपको याद करके दिखाऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना। जैसे आपको क्या करना होता है, मैंने बोला साइन एक्स है ना, तो आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर इतने बचपन से लेके अभी तक इतने बड़े हो गए, यही तो लिखते हुए बड़े हुए हम, और आप कह रहे हो ये नहीं लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो जब तक कि आप ये ना कहो कि x जो है वो एक न्यून कोण है, x बिलोंग्स टू न्यून कोण। अगर न्यून कोण है तो ये संभव है, वरना आप खुद सोचो, ये तो साइन एक्स है ना, इसको आप क्या लिख रहे हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स। और याद करो कि मैंने लेक्चर में शुरुआत में अंडर रूट जब हटाया था तो मैं इसे लिखवाऊंगा मॉड साइन एक्स, और मॉड साइन एक्स के बराबर कब होगा, प्रैक्टिस सेशन में हमने बात करी थी कि जो मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो। तो ये तो तभी लिख सकते हो जब या तो 0 से π/2 हो या π/2 से पाई चल रहा हो, तब आप साइन एक्स लिखोगे, वरना ये क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स भी बनेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूले है ना बेटा, ये तभी संभव है इन जनरल, सारे फॉर्मूले मैं एक साथ सारे लिखूंगा, साइन के लिए नहीं। अब जैसे साइन एक्स को आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर आप साइन एक्स को और क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को आप लिख सकते हैं, अगर मेरे को कॉस के बाद किस में करना है, 10 में कन्वर्ट, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा
कि ये आ जाएगा, मान लो आपका 10 का होगा 10x, है ना, और यहां आएगा sin x बाई cos x इंटू cos x sec x, इसका मतलब ये अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया आपने। देखो ध्यान से, 10x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर न्यून कोण चल रहा है, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स, ऊपर जाएगा cos x, sin x बाई cos x में से cos x कटेगा, sin x आएगा, तो sin x को क्या लिख सकते हो आप, 10x अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मुझे कॉट में कन्वर्ट करना हो तो कॉट में कन्वर्ट करने से पहले इसको cosec में कन्वर्ट कर लो, तो sin x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cosec x। फिर cosec x को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ cosec x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और फिर इसको sec में कन्वर्ट करना है, तो जब sec में कन्वर्ट करना है तो इसको sec में कैसे करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स। इसी से देख लिया बेटा मैंने, 10x को लिख लिया अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये सेक एक्स। तो साइन एक्स के लिए 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन ये सारे तभी संभव है जब x क्या हो, न्यून कोण हो। x को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण, तभी आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अन्यथा ये जरूरी नहीं है, फिर तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है ना, मान लो मैंने आपसे बोल दिया इसी केस के अंदर, ये वाला केस ले रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि x का जो मान है ना वो मान लो पाई बाई 2 से पाई जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, पाई बाई 2 से पाई। तो ये जो 10x है ना, ये तो 10x रहेगा ही रहेगा, चलो इसको रहने दो ना 10x, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो है ना, ये आपका अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखोगे आप 10x और ये बाहर आएगा ना तो ये मॉड सेक एक्स बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा, मॉड सेक एक्स बनेगा। सेक स्क्वायर एक्स से रूट गया तो मॉड सेक एक्स बनेगा। अब मॉड सेक एक्स अगर ये बन गया तो पाई बाई 2 से पाई तो किसका चतुर्थांश है, साइन का है, तो ये तो ऋणात्मक हो गया सेक एक्स, तो ये अपनी तरफ से माइनस लगाएगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ 10x बाई सेक एक्स। और ये जब सॉल्व करोगे ना तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। यहां से sec x ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, cos x, तो माइनस ऑफ साइन x आने वाला है बेटा। उस केस में ये चेंज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, जो हमें बचपन से याद हैं, ये सारे फॉर्मूले हमारे कब काम आते हैं, जब आपका x क्या हो, न्यून कोण हो, वरना फिर वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए ही उसे सॉल्व करना है। चलिए, आज तो इतना हम लोगों को 5 पॉइंट्स हमारे क्लियर आइडेंटिटी वाले थे, है ना। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान से याद करना है, ठीक है। चलिए, इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं पहले, छोटे छोटे से। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि सिद्ध करें कि साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको अपन ट्राई करते हैं बेटा। तो ये जो अभी अपन ने पढ़ा ना उसी के आधार पर होगा। अब देखो क्या दिया गया है, हमको प्रूफ करना है जो, उसकी जगह हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये हमने ले लिया बेटा, ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, प्योर अलजेब्रा लगेगी बेटा, है ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्या हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो होगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर आता है आपका a प्लस बी के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और फिर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, अब आइडेंटिटी यूज होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा आपका, है ना। और यहां आएगा
साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या बनेगा, इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और ये लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, कि अगर आपको कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है तो आप उसे क्या लिखते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हो बेटा। ये आपको याद होने चाहिए ना। तो ये देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया प्लस का, सॉरी ये आ गया माइनस का, है ना, ये माइनस आएगा यहां पे, ये भी आपका माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो ये माइनस आ गया, और ये आ गया आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आ गया। तो ये बनेगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, या जो भी सिद्ध करना था उसके अंदर त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा, और जो अलजेब्रा है, जो हमको मालूम है फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों के आधार पर यह सवाल सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से हमको और सवाल भी ट्राई करते रहने हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस जरूरी इसलिए होती है क्योंकि ये आपको फॉर्मूला रिवाइज करने का मौका देते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक सवाल अपन और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आया कि सिद्ध करें अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, मान लीजिए सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मान लीजिए ये प्रूफ करना है, और ये दे रखा है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 देने के पीछे का मेरा कारण क्या है, मकसद क्या है, क्योंकि जो फॉर्मूले लगेंगे उसमें न्यून कोण होना आवश्यक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख लो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या करेंगे आप, इसको रैशनलाइज करेंगे, है ना। तो इसको कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे, क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर ये थीटा न्यून कोण नहीं दिया होता ना बेटा, तो ये क्या होता, मॉड साइन थीटा बनता, लेकिन क्योंकि हमने न्यून कोण दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में अंडर रूट के अंदर ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और अब आप क्योंकि न्यून कोण है तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर यहां पर न्यून कोण ना होकर के देता तो फिर अपन को इसे मॉड साइन थीटा लिखना पड़ता, केस बनाने पड़ते कि 0 से पाई में तो ये साइन थीटा बनेगा और पाई से लेके 2 पाई में ये माइनस साइन थीटा बनता है, ठीक बात। चलिए अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये बनेगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो वो जो कन्वर्जन वाले फॉर्मूले हैं ना, वो सारे तभी काम करते हैं जब थीटा एक्यूट हो, माइनस कॉट थीटा, हेंस प्रूव। ये आपका सिद्ध हो गया बेटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको तब याद करने हैं जब थीटा एक्यूट हो, ठीक है। तो ये कंडीशनें जो साइड में चलती है ना बेटा, जो लिखी जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन कंडीशनों को आपको चेंज नहीं करना, आप उन कंडीशनों को भी साथ में समझते हुए चलें, तभी आपको आगे चल करके बहुत आसानी हो जाएगी इन चीजों को समझने में। अभी तक जब आप त्रिकोणमिति से जो डरते आ रहे हैं, वो डर का कारण ये था कि फॉर्मूला तो याद है कि
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये भी पता है कि cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं पता कि वो कब है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब थीटा एक्यूट के लिए चलेगा, क्योंकि क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जब बाहर निकालोगे ना तो वो मॉड साइन थीटा करके बाहर आएगा। अब मॉड क्या कहता है, जो उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव रहेगा उसके लिए मॉड कुछ नहीं करेगा। तो अब साइन थीटा कहां कहां पॉजिटिव है, 0 से पाई तक में पॉजिटिव है। ठीक बात है, समझ पा रहे हो? उसी लॉजिक को यूज करते हुए चलना है। 4 क्वाड्रेंट आपको अब समझ में आ ही गए हैं। चलिए, तो अब हम आगे अपने लेक्चर के उस सेक्शन पे जहां हमें सवालों की प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला है उसे करते हैं सेशन 1। चलिए इसमें देखें सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है, सिद्ध करें cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर है। अब आपको देखो क्या करना है, जो फॉर्मूले आपको लिखाए गए ना उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपका क्वेश्चन है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, ये सबसे पहले तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका cos की पावर 4a। अपन सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 1। मैं लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के चल रहा हूं बेटा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू ये बनेगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 आ गया। ठीक है। अब बताएं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो हमारा सवाल क्या बचा, हमारा सवाल बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और ये क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर a, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, आसानी से किया जा सकता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए और 1 माइनस साइन ए कॉस ए की वैल्यू वो चाहता है कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बने। अच्छा देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने की जो बात है ना बेटा, आप उस पर दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप ये इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं या इसे सॉल्व करके ये ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए को खोलना चाहता हूं बेटा। तो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो होगा ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है। और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन ए कॉस ए। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो आपका 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए, और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था बेसिकली। इसके अलावा क्या था, अगर आपको इधर से लेफ्ट हैंड साइड से करना था ना बेटा, तो इसको आप ऐसे करते कि भाई साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो लिख लिया हुआ है। ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 को आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया माइनस का साइन ए कॉस ए। ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए आ गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। अब ये क्या बन गया बेटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपको रिजल्ट देगा क्या, ये रिजल्ट देगा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये लीजिए आपका। तो आप इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये सवाल आ गया, अब इस पर क्या करें, सिद्ध करें कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर 2 कॉस ए के है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले तो सवाल लिख लेते हैं। सवाल हमारा है साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है। अभी अपना एलसीएम बनेगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो
ये आ जाएगा साइन ए, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस ए आ गया। ठीक है, ये तो हमारा ब्रैकेट की बात हो गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या रिजल्ट देगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहां लिखा हुआ है साइन ए और ये ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा। तो आपका जो सवाल है वो कन्वर्ट होकर के बनेगा 1 प्लस 1 2, यानी 2 प्लस 2 कॉस ए और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा और 2 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, 2 कोसेक ए। ये क्या बनेगा, 2 कोसेक ए। और यही हमें प्रूफ करना था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करें कि cos टू द पावर 6x माइनस साइन टू द पावर 6x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन cos टू द पावर 6a प्लस साइन टू द पावर 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को, इसको लिख लो cos स्क्वायर a का होल क्यूब, है ना, प्लस साइन स्क्वायर a का होल क्यूब। हम क्या कर सकते हैं, cos की पावर 6 को और साइन की पावर 6 जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। तो ये पहला तो टर्म आएगा साइन स्क्वायर a और प्लस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ a। ठीक है ना, और फिर अंदर क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a माइनस और आ जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ठीक है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है तो क्या हो गया, 1 बन के खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा सवाल उसमें, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। इसको मैं लिख रहा हूं कि ये साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब होल स्क्वायर लिखा जाए तो उसको खोलोगे तो क्या बनेगा, साइन की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर आएगा। पर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर तो नहीं है, तो हमको वो हटाना पड़ेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a और यहां माइनस का साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a साथ में है ना। अब ये क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a तो 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ठीक है, दिस इज अगेन प्रूव्ड व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। सिंपल सवाल हो गया ये तो। क्या करो, क्वेश्चन आपको जो दे रखा है ना उसके अंदर रैशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आपको दिया। तो आप क्या करो, इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए से ऊपर और 1 माइनस साइन ए से नीचे आप गुणा और भाग करके इसका परिमेयकरण करें। अब जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे ना तो ये क्या बनेगा आपका, ये रिजल्ट बनेगा आपका 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस साइन ए बनेगा और ये आपका बनेगा cos a। ठीक है ना। यहां एक चीज और अपन को मेंशन करनी थी कि जो a है, a एक न्यून कोण है। a क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तभी ये संभव है। तो ये आपका क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब इसे अलग अलग करो तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई cos a माइनस साइन a बाई cos a। तो ये बनेगा आपका sec a माइनस tan a।
ठीक है, तो ये आ गया sec a माइनस टेन है, तो अपन बोल सकते हैं कि अब हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, पर ये ध्यान रखना यहां पर हमें देना पड़ेगा a क्या है, एक न्यून कोण। नहीं होता तो बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता, मॉड कॉस ए बनता। अब ये मॉड कॉस ए जो होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब प्लस कॉस ए और माइनस कॉस ए दोनों से आ सकता है। पर अगर हमने ए को न्यून कोण बोला तो ये प्रथम चतुर्थांश की बात करेगा, और प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो धनात्मक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉसेक ए बटे कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए बटे कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। बेटा देखो क्या होता है, इन जनरल अगर आपको कोई अप्रोच ना मिले ना, तो सवाल को कोशिश करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, वैसे तो आपको अगर अप्रोच दिख जाती है तो वेल एंड गुड है, वैसे इसमें दिखने में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि कॉसेक के ऊपर कॉमन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक तरीका तो यह है कि आप कॉसेक के ऊपर से कॉमन ले लें, तो आपके ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है ना, अब आपका क्या आएगा, कॉसेक ए, यहां एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, कॉसेक ए प्लस वन प्लस यहां आ जाएगा कॉसेक माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब जो एलसीएम लोगे ना उससे आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब माइनस वन तो आपका कट जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन, ये कुछ आपका इस तरह का रिजल्ट आया। अब आप चाहो तो इसको साइन में चेंज कर लो, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वन, यानी ये आपका हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। दिस इज प्रूफ। ठीक है, आप चाहे तो पहले ही टाइम पर क्या कर सकते थे, इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, यहां 2 कॉसेक स्क्वायर आएगा ना, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, तो ये भी 2 सेक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात है। तो ये सवाल है, आप चाहे तो पहले टाइम पर ही इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते थे, आप यहां पर ही लिख देते इसको क्या, 1 अपॉन साइन ए लेते, तो ये आता आपका 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आप एलसीएम ले लो फटाफट, तो आपका क्या आता है बेटा, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1, ये साइन ए कैंसिल हो जाता, आपका आता 2 बाई कॉस स्क्वायर ए, और जिससे आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे 2 बाई सेक स्क्वायर ए। तो द पॉइंट इज कि जब कभी आपको सवाल में ये बात समझ में ना आए कि भैया क्या अप्रोच करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि सवाल को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, उसमें क्या है, हम ज्यादा आसानी से सवाल को समझ पाते बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस टेन ए। अब देखो यहां राइट हैंड साइड पर लाना क्या है, कॉस, तो यानी कि सवाल को तो आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप कॉसेक ए को लिख लें 1 अपॉन साइन ए, ये तो आप जानते ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, प्लस ये आ जाएगा आपका साइन ए बटे कॉस ए। अब एलसीएम लिया तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो ये साइन ए कॉस ए एलसीएम आएगा जो ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 बनेगा, और ये साइन ए कट जाएगा, तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल से सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल है ये, मतलब इन जनरल मुझे कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, ये तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस कॉस ए और सेक ए माइनस कॉस ए। लाना क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहे वेल एंड गुड, नहीं तो पहले सवाल लिख लो। सवाल क्या है, सेक ए प्लस कॉस ए
और ये है sec a माइनस cos a, ठीक है ना। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लॉजिक यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a, ठीक है। sec स्क्वायर a को अपन क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, और हमें टेन स्क्वायर a चाहिए, तो हम sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और ये आ गया माइनस का cos स्क्वायर है। अब देखो 1 और माइनस को साथ ले लो, है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर है, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर है। ये लीजिए जो जाना है, टेन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है, प्रूफ हो गया, सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, ये आया 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए को हमें साइन ए कॉस ए करना है, तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन कॉट ए सॉरी प्लस टेन ए, 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा क्या, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए, हैंस प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सवालों से बात कर रहे हैं। इस सवाल को मेरे ख्याल से आप लोग सारे खुद से कर सकते हैं, सिंपल सवाल है, क्या है, 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, इसमें क्या करो, सेक ए प्लस टेन ए से ऊपर और सेक ए प्लस टेन ए से नीचे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो आप इसे लिख सकते हो सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय 1, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए।